नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता और आज खास पेशकश में बात करेंगे देश पर उत्तर प्रदेश का राज। जी हां, उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का धुरी है, था और रहेगा। ये प्रदेश अब तक देश को 9 प्रधानमंत्री दे चुका है। देश का लोकतंत्र 77 साल का हो चुका है। इसमें से करीब 58 साल तक यूपी से पीएम चेहरे ने देश पर शासन किया है और इसी की वजह से देश पर उत्तर प्रदेश 58 साल से राज कर रहा है। जिस दल को भी यहां 50 से ज्यादा सीटें मिलती हैं, उसी की पूर्ण बहुमत सरकार दिल्ली में बनी है। सिर्फ 5 बार ऐसा हुआ है जब यूपी में 50 से कम सीटें हासिल होने के बाद किसी पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई है। आइए पहले जानते हैं 17 आम चुनाव के बारे में कि यूपी में कब कब किस पार्टी ने 50 से ज्यादा सीटें जीती और केंद्र में सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में 6 बार कांग्रेस और 4 बार भाजपा को 50 से ज्यादा सीटें मिली। देश में अब तक 17 बार आम चुनाव हुए हैं और इसमें 12 बार यूपी से 50 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने वाली पार्टी को दिल्ली की सत्ता हासिल हुई है। 17 में से 6 बार कांग्रेस और 4 बार भाजपा को 50 से ज्यादा सीटें मिली यूपी से और इसी की वजह से सरकार वहां पर बन पाई। एक एक बार भारतीय लोक दल और जनता दल ने ऐसा किया है जब 17 आम चुनाव में देश को 14 प्रधानमंत्री फेस मिले हैं। इनमें से 9 प्रधानमंत्री फेस यूपी से जीते हैं। सिर्फ 5 फेस दूसरे राज्यों से निर्वाचित हुए हैं। इनमें मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह शामिल हैं। तो ये वो 5 नाम हैं जिन्होंने यूपी में कम सीटें हासिल की, लेकिन उसके बाद भी देश में सत्ता काबिज की। एक बार फिर से आपको नाम यहाँ बता दें, जहां मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये वो 5 नाम जिन्होंने यूपी में कम सीटें यानी 50 से कम सीटें हासिल की, लेकिन उसके बाद भी देश में प्रधानमंत्री फेस बने। आम चुनाव ऐसे रहे जब प्रधानमंत्री यूपी से बना और उसकी पार्टी को 50 से कम सीटें हासिल हुई। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को यूपी में 47 सीटें मिली थी, लेकिन यूपी में इंदिरा गांधी पीएम फेस बनी थी। और चलिए अब उन 9 चेहरों के बारे में आपको बताते हैं जिन्होंने यूपी से देश पर सत्ता काबिज की, यानी उत्तर प्रदेश में 50 सीटें यहाँ पर जीती और फिर देश के प्रधानमंत्री बने। और सबसे पहले इसमें आते हैं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, कभी लोकल चुनाव नहीं लड़े, लोकसभा जीतकर सीधे संसद पहुंचे। 1991-92 में जब देश में पहला आम चुनाव हुआ तो नेहरू की सीट फूलपुर नहीं थी। इसका नाम इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कम सोनपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट थी। इसी से पहली बार नेहरू जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद कुमार सिंह बताते हैं कि पहले आम चुनाव से पहले नेहरू ने कोई लोकल चुनाव तक नहीं लड़ा था। हाँ, एक बार इलाहाबाद नगर पालिका के चेयरमैन जरूर बनाए गए थे। देश में आम चुनाव से पहले स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन होते थे। एक बार नेहरू को यूपी की फतेहपुर से चुनाव लड़ने का ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने सीधे इनकार कर दिया था। तो पहले प्रधानमंत्री देश के जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कभी लोकल चुनाव नहीं लड़ा, उसके बाद भी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। आपको बता दें 1951 से लेकर 52 में जब देश में पहला आम चुनाव हुआ तो नेहरू की सीट फूलपुर नहीं थी। इसका नाम इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कम सोनपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट थी। इसी से पहली बार नेहरू जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। और आपको लगातार बता रहे हैं कि ये वो 9 फेस हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 50 सीटें हासिल की और उसके बाद देश पर सत्ता काबिज की। देश में आम चुनाव से पहले स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन होते थे। एक बार नेहरू को यूपी की फतेहपुर से चुनाव लड़ने का ऑफर भी किया गया, लेकिन उन्होंने सीधे इनकार कर दिया था। वही अब दूसरे फेज की बात करें, जहां देश में दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। आपको बता दें मोरारजी रेस में आगे थे, लेकिन इलाहाबाद के सांसद भारी पड़ गए। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ही बने। 1962 के आम चुनाव में लाल बहादुर इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़े थे। यहां उन्होंने जनसंघ के प्रत्याशी को हराया था। शास्त्री नेहरू कैबिनेट में रेल मंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके परिवार ने कार खरीदने की बात कही थी। शास्त्री ने 12,000 रुपए में फिएट कार तो खरीद ली, लेकिन उनके बैंक खाते में सिर्फ 7,000 रुपए थे। इसलिए 5,000 रुपए के लिए उन्होंने बैंक में लोन का आवेदन किया।
तो दूसरे प्रधानमंत्री जो यूपी से निकल कर आए, देश का दूसरा फेस बने, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा था। आपको बता दें 1962 के आम चुनाव में लाल बहादुर शास्त्री ने इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा था और जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। इसी के साथ आपको बताएं कि उन्होंने जनसंघ के प्रत्याशी को भी हराया था। शास्त्री नेहरू कैबिनेट में रेल मंत्री भी रह चुके थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके परिवार ने जिस तरह से कार खरीदने की बात कही थी, जहां लोन लेकर शास्त्री ने कार खरीदी थी, ये कुछ आम बातें हैं जो उस समय की हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का देश पर 58 साल शासन ये बड़ी बात है और शायद इसीलिए इस बार भी आप आम चुनाव में देखिए किस तरह से सभी राजनीतिक दल जो हैं वो उत्तर प्रदेश में पैर जमाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और चलिए अब तीसरे फेज की बात करते हैं, इंदिरा गांधी जो यूपी से तीसरी प्रधानमंत्री बनी। आपको बता दें मोरारजी ने जिसे बच्ची कहा, यूपी ने उसे सबसे टिकाऊ पीएम बना दिया। इलाहाबाद में जन्मी इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1967 को यूपी के देश की तीसरी प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा के कार्यकाल 24 मार्च 1977 तक रहा। इलाहाबाद से खासा लगाव होने के बावजूद इंदिरा ने अपनी ससुराल रायबरेली को कर्मभूमि बनाया और यहीं से चुनाव लड़ा। 2 बार रायबरेली संसदीय सीट से इंदिरा को बड़ी जीत मिली। 1967 में इंदिरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने यूपी की 47 लोकसभा सीटें जीती। 1971 के चुनाव में यह आंकड़ा 73 तक पहुंच गया, लेकिन 1975 में इमरजेंसी के बाद हुए आम चुनाव में इंदिरा को रायबरेली में हार का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी तीसरी प्रधानमंत्री फेस जो यूपी से आई थी। आपको बता दें काफी उन्हें यूपी से प्यार मिला। लगातार कांग्रेस की सरकार देश पर काबिज रही और यूपी के 47 लोकसभा सीटें इंदिरा गांधी जीत कर आई थी, जिसके बाद तीसरा फेस जो यूपी से थी और 1971 के चुनाव में यह आंकड़ा 73 तक पहुंचा, जिसके बाद उन्हें जीत हासिल हुई। लेकिन 1975 के बाद इमरजेंसी के बाद जो आम चुनाव हुए उसमें इंदिरा गांधी को रायबरेली में हार का सामना करना पड़ा। चौथे फेज की यहाँ पर बात करें, चौधरी चरण सिंह यूपी से चौथे प्रधानमंत्री किसानों के नेता ने बिना सिंबल के चुनाव लड़ा। 1902 में मेरठ जिले के नूरपुर गांव में जन्मे चौधरी चरण सिंह यूपी से चौथे प्रधानमंत्री बने। 1977 के आम चुनाव में उनकी जनता पार्टी को चुनाव चिन्ह तक नहीं मिला था। वजह उस समय के नियम थे, यानी उस समय के जो नियम थे उस वजह से उन्हें चुनाव चिन्ह तक नहीं मिला। उसके बाद भी चौथे फेस प्रधानमंत्री के यूपी से तब मान्यता थी कि चुनाव चिन्ह उसी पार्टी को मिल सकता है जो 5 साल पुरानी हो। इसके बाद जनता दल ने भारतीय लोक दल के चुनाव चिन्ह हलधर के साथ इलेक्शन लड़ा। इस चुनाव में भारतीय लोक दल ने यूपी में 85 में से 85 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि बाद में कांग्रेस से ही गठबंधन करके चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ देखिए यूपी से निकलकर आया चौथा फेस प्रधानमंत्री का जो चौधरी चरण सिंह हैं, जिनके पास पहले पार्टी चिन्ह तक नहीं था, पार्टी चिन्ह हलदर, इस पर उन्होंने चुनाव लड़ा। वही आपको बता रहे हैं कि इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, लेकिन जो कठिनाइयां उनके सफर में आई और किस तरह से संघर्ष करते हुए वो चौथा फेस बने प्रधानमंत्री का। आपको बता दें पीएम पद पर उनका कार्यकाल सिर्फ 5.5 महीने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक का ही रहा। सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद सिंह ये बताते हैं कि चरण सिंह जमीन से जुड़े नेता रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो हमेशा ग्रामीणों और गांव की ही बात करते रहे। उनकी स्पीच विलेज सेंट्रिक होती थी, एग्रीकल्चर ही उनका एजेंडा रहा, इसलिए उन्होंने ग्रामीण पुनरुत्थान मंत्रालय बनवाया था। वहीं इंदिरा की वापसी, जहां इमरजेंसी के बाद जीता जनता का विश्वास, जनवरी 1980 में मध्यावधि लोकसभा चुनाव हुए। इंदिरा गांधी ने फिर से रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। एक बार फिर वह देश की प्रधानमंत्री बनी। 4 साल बाद 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद राजीव गांधी उनके उत्तराधिकारी बने। तो इमरजेंसी के बाद जहां यूपी से जो तीसरा फेज थी, इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री बनी थी, इमरजेंसी के बाद उन्हें रायबरेली से हार मिली, जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी। लेकिन चौधरी चरण सिंह के बाद इमरजेंसी के बाद वे वापस आई और फिर से इमरजेंसी के बाद उन्होंने जनता का विश्वास जीता और जनवरी 1980 में मध्यावधि लोकसभा चुनाव हुए।
मध्यावधि लोकसभा चुनाव यानी बीच में लोकसभा चुनाव हुए, जिस पर इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की और एक बार फिर से वह देश की प्रधानमंत्री बनी। रायबरेली सीट से ही उन्होंने चुनाव लड़ा था और जहां उन्हें पहले हार मिली थी, उसके बाद वहां उन्होंने जीत दर्ज की और एक बार फिर वह देश की प्रधानमंत्री बनी। आपको एक बार फिर बता दें, 4 साल बाद 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई थी और इसके बाद राजीव गांधी उनके उत्तराधिकारी बने। राजीव गांधी यूपी से 5वें प्रधानमंत्री थे। पहली बार 400 पार यूपी ने दिया देश को सबसे युवा प्रधानमंत्री। जी हाँ, राजीव गांधी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी उम्र सबसे कम थी। अब तक के जो प्रधानमंत्री हैं उनमें से सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए आम चुनाव, जिसमें देश भर में कांग्रेस के लिए संभावना की लहर थी। अपने पहले ही चुनाव में राजीव ने देश में 415 सीटें जीतीं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 85 में से 83 सीटें मिली। लोकदल को सिर्फ 2 सीटें हासिल हुईं। वरिष्ठ पत्रकार ये बताते हैं कि कई बार राजीव गांधी से मुलाकात के बाद उनका विजन भी देखने को मिला। नाना की सीट फूलपुर और मां की सीट रायबरेली छोड़कर राजीव ने अमेठी को अपनी कर्मभूमि बनाया। उस दौर में अमेठी एक रोल मॉडल संसदीय क्षेत्र बन गया था। यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल हो या पीजीआई, ये सब राजी की ही देन थी। तो यहाँ देखिए आप किस तरह से इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी उनके उत्तराधिकारी बने और सबसे कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने। इस बार के 2024 के जो आम चुनाव होने हैं, इस पर जो सत्ताधारी दल है उनका जो नारा है 400 पार का नारा, जो राजीव गांधी के समय में साकार होता हुआ दिखेगा। वही सवाल ये है कि क्या इस बार 400 पार का नारा यहाँ साकार हो पाएगा। तो पहली सरकार, कांग्रेस सरकार, जिन्होंने 400 पार किया था। राजीव गांधी को 415 सीटें मिली थी, जिसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जिनकी उम्र इतनी कम थी, युवा प्रधानमंत्री वो बने थे। अपने पहले ही चुनाव में राजीव ने देश में 415 सीटें जीती थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली कांग्रेस की सरकार थी, जिन्होंने 85 में से 83 सीटें उस वक्त जीती थीं और 2 सीटें लोकदल को मिली थीं। वरिष्ठ पत्रकारों का ये कहना है कि राजीव गांधी का विजन जो है वो अलग था। उन्होंने अपनी सीट अमेठी को कर्मभूमि बनाया था और उस दौर में अमेठी एक रोल मॉडल संसदीय क्षेत्र बन गया था। हालांकि अमेठी का वर्चस्व अभी भी है। अमेठी एक रोल मॉडल के तौर पर काम करता है सभी राजनीतिक दल के लिए। और अब बात करेंगे 6वें फेज की, जो यूपी से आए और देश के प्रधानमंत्री बने। इलाहाबादी ने ही छीनी राजीव की कुर्सी। एक फैसले ने बना दिया खलनायक। भारत के 8वें प्रधानमंत्री वीपी सिंह का जन्म 25 जून 1931 इलाहाबाद में हुआ था। 1989 के चुनाव में वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और 10 नवंबर 1990 तक वे प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने जनता दल और सेक्युलर पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाई थी। जनता दल और सेक्युलर पार्टियों के समर्थन से वीपी सिंह ने यहाँ सरकार बनाई। जनता दल को यूपी में 85 में से 54 सीटें मिली थीं। अरविंद सिंह ये बताते हैं कि जब उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने की अनुमति दी तो देश 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देने लगा। एक तरफ ओबीसी तबका था तो दूसरी ओर सवर्ण समाज था। बाद में देश भर में मंडल कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। हालांकि वो देश के प्रधानमंत्री बने। 6वें फेस वो थे और 8वें प्रधानमंत्री देश के बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं और 7वें फेज की बात करते हैं, जहां यूपी से 7वें प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर। जिसका विरोध किया उसी के समर्थन से बने पीएम। कांग्रेस के समर्थन से 10 नवंबर 1990 को बलिया का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना। चंद्रशेखर के सत्ता में आने के बाद ही कांग्रेस उन पर राजीव गांधी की जासूसी कराने का आरोप लगाने लगी। तो यहाँ देखिए आप, जिसका विरोध उन्होंने किया उन्हीं के समर्थन से प्रधानमंत्री यहाँ पर बनाए गए चंद्रशेखर, जो यूपी से 7वें प्रधानमंत्री बने। विरोध करने पर समर्थन से प्रधानमंत्री यहाँ पर बने। 10 नवंबर 1990 को बलिया का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना, जहां चंद्रशेखर के सत्ता में आने के बाद ही कांग्रेस उन पर राजीव गांधी की जासूसी का आरोप भी लगा रही थी। बाद में कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और 6 मार्च 1991 में चंद्रशेखर ने इस्तीफा दे दिया।
इसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस के नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। और अब बात करेंगे 8वें फेज की, जो यूपी से आए। यहाँ आपको इस खास पेशकश में लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश से आए लोगों ने 58 साल देश पर शासन किया। और 8वें फेज में हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की। यूपी से 8वें फेज वो थे जो देश के प्रधानमंत्री बने, जहाँ देश को मिला सर्वमान्य नेता। 4 राज्यों में जीते मगर लखनऊ नहीं छोड़ा। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। भाजपा ने यूपी में 85 में से 52 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी। खुद अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से लोकसभा पहुंचे थे। इससे पहले कभी भाजपा को यूपी में इतनी सीटें नहीं मिली थीं। तो लगातार कांग्रेस का शासन यूपी में रहा है, लेकिन जब से अटल बिहारी वाजपेयी आए, भाजपा को यहाँ पर पैर जमाने का मौका मिला। और पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने वहाँ पर 52 सीटें जीती। इतनी सीटें नहीं मिली थी कि वे प्रधानमंत्री बने। हालांकि अटल सिर्फ 16 दिन ही प्रधानमंत्री रह पाए। 1998 में फिर आम चुनाव हुआ और यूपी में भाजपा की सीटों की संख्या 57 पहुंच गई, जहां अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और 13 महीने तक पद पर रहे। इसके बाद 19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक अटल जी ने प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल पूरा किया। हालांकि 1999 के चुनाव में यूपी में भाजपा की सीटें घटकर 29 रह गई थी, लेकिन तब तक अटल देश में सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय नेता बन चुके थे। वहीं वरिष्ठ पत्रकारों का ये कहना है कि अटल 4 अलग अलग राज्यों में सांसद चुने गए, लेकिन उन्होंने लखनऊ को ही हमेशा अपनी कर्मभूमि बनाए रखा। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश में जन्मे, लेकिन उत्तर प्रदेश में किस तरह से उन्होंने सत्ता काबिज की है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी पैर जमाए, लखनऊ को अपनी कर्मभूमि बनाया और प्रधानमंत्री देश के बने। भले ही यहाँ कल्याण सिंह खुद को भाजपा से बड़ा नेता मानने लगे थे, लेकिन अटल ने कभी उनसे नाराजगी तक नहीं जताई। अटल हमेशा नेशन सेंट्रिक पॉलिटिक्स पर यकीन करते थे। अटल के 3 चुनाव काफी मजेदार रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो देश के 9वें फेज, जो यूपी से 9वें प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल की राह पर यूपी की वाराणसी को बनाया कर्मभूमि, जहां 17 सितंबर 1950 को गुजरात के बड़नगर में जन्मे नरेंद्र दामोदर दास मोदी उत्तर प्रदेश से देश के 9वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने वाराणसी को अपनी कर्मभूमि बनाया। 2014 में आम चुनाव में यूपी में भाजपा ने अब तक की सर्वाधिक 85 में से 72 सीटें जीती थी। 77 साल के इतिहास में ये दूसरा मौका था जब यूपी में किसी सिंगल पार्टी को इतनी सीटें मिली। तो देखिए, पहले कांग्रेस जिसने 85 में से 82 सीटें वहां जीती थी, और उसके बाद 85 में से 72 सीटें। भाजपा जो थी वो दूसरी पार्टी थी जिसने पहली बार उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें जीती। 77 साल के इतिहास में ये दूसरा मौका था यूपी में किसी सिंगल पार्टी को इतनी सीटें मिली। इससे पहले कांग्रेस ने 1984 में 85 में से 83 सीटें जीती थी। मोदी का ये प्रदर्शन 2019 में भी जारी रहा। हालांकि इस बार भाजपा को यूपी में 65 सीटें ही मिली। अब 2024 में मोदी तीसरी बार वाराणसी से ही प्रत्याशी हैं। तो 2024 के आम चुनाव में तस्वीरें कुछ अलग हैं, और शायद इसी वजह से, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का इतिहास यहाँ रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी को 50 से ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो ऐसा माना जाता है, जिस तरह से अभी हमने इतिहास को टटोला, कि अगर 50 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में किसी को मिलती हैं तो देश के प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है। और शायद इसीलिए इस बार भी उत्तर प्रदेश में ज़ोरों शोरों से प्रचार प्रसार, ज़ोरों शोरों से चुनावी प्रचार देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। वही देखना होगा कि क्या तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो पाती है और उत्तर प्रदेश का इतिहास इसी तरह बरकरार रह पाता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।